हेलो एंड वेलकम टू कनाडा अफेयर्स। आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला है। नेशनल बैंक ऑफ कनाडा के अनुसार कनाडा एक पॉपुलेशन ट्रैप में फंस चुका है। WTF. जी हाँ, ये पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे कनाडा का अनसस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ कनाडा के लिविंग स्टैंडर्ड्स को डिक्रीज कर रहा है और कनाडा को एक अनअट्रैक्टिव इमिग्रेशन डेस्टिनेशन बनाने की ओर ले जा रहा है। कनाडा में जॉब्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? इन्फ्लेशन इतना हाई क्यों है? पिछले 2 से 5 सालों में रेंट ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल कैसे हो गए? होम प्राइसेस कनाडा में इतनी इंक्रीज कैसे हो गई कि आज वो ऑलमोस्ट अनअफोर्डेबल है? कनाडा की मेडिकल सिस्टम ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स कैसे पहुंच गई? कनाडा जो कि एक ड्रीम इमिग्रेशन डेस्टिनेशन हुआ करता था, वो आजकल नेगेटिव न्यूज की वजह से न्यूज में क्यों आ रहा है? इन सारे प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए वीडियो पूरा देखें। डिस्कशन शुरू करने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल कनाडा अफेयर्स और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें जो कि कनाडा की सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस में इंटरेस्ट रखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहले समझते हैं कि पॉपुलेशन ट्रैप क्या है। पॉपुलेशन ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी फास्ट होती है कि वो उस कंट्री के लिविंग स्टैंडर्ड को डिक्रीज करती है या फिर उसको इंक्रीज नहीं होने देती है। ऑक्सफोर्ड के हिसाब से स्टैग्नेंट लिविंग स्टैंडर्ड के पीछे का रीजन ये है कि कंट्री की जो पूरी अवेलेबल सेविंग्स है उसका यूटिलाइजेशन एग्जिस्टिंग कैपिटल लेबर रेशियो को मेंटेन करने में ही हो जाता है। सिंपल शब्दों में टैक्स मनी जिसका यूटिलाइजेशन जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसको सर्विसेज प्रोवाइड करके उसके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में होना चाहिए था, उसके बदले उसका यूटिलाइजेशन होता है नई इनकमिंग पॉपुलेशन को मार्केट में अकोमोडेट करने के लिए। इससे इन्फ्लेशन में भी एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज है उसके ऊपर डिमांड काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। कनाडा की जो करंट इमिग्रेशन पॉलिसी है वो कितनी वायबल है उसके बारे में पूरे कनाडा में चर्चा हो रही है, और ये चर्चा सिर्फ और सिर्फ कैनेडियन रेसिडेंट के बीच में ही हो रही है ऐसा नहीं है। जो इमिग्रेंट आए उसके बीच में भी ये बातें चल रही है कि ये जो इमिग्रेशन पॉलिसी है जिसके हिसाब से इतने सारे इमिग्रेंट्स कनाडा में आ रहे हैं वो कितने लंबे समय तक चल सकती है। जो कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर है फ्रीलैंड, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था। Immigration is a huge economic strength and a real driver of our economic growth at a time when all the industrialized countries in the world are facing huge demographic challenges. Canada has social capacity to welcome immigrants. अभी ये बात तो सही है कि कनाडा के पास सोशल कैपेसिटी है इतने सारे इमिग्रेंट्स को वेलकम करने के लिए, क्योंकि कनाडा के पास वास्ट अमाउंट ऑफ लैंड अवेलेबल है जहाँ पे ये इमिग्रेंट्स को बुला सकते हैं। और ये बात भी सही है कि जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो कनाडा के पोटेंशियल जीडीपी में एक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। बट जो सारी अच्छी चीज़ें हैं उस पे भी एक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि कनाडा की सोशल कैपेसिटी तो है इमिग्रेंट्स को एकोमोडेट करने की, पर कनाडा की इकोनॉमिक कैपेसिटी इतने हाई रेट पे इमिग्रेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए नहीं है। कनाडा की पॉपुलेशन में 2023 में 1.2 मिलियन का इंक्रीमेंट देखने को मिला, जो कि उसके पिछले साल 2022 में 825,000 पॉपुलेशन इंक्रीज से भी ज्यादा है। तो ये जो स्टैगरिंग नंबर्स है ये इस बात को कंसिडर करने पे फोर्स कर रहे हैं कि क्या कनाडा इतने सारे इमिग्रेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए कैपेबल है या नहीं। अगर इस नंबर्स को कंपेयर किया जाए तो इससे पहले कनाडा की पॉपुलेशन में इतना इंक्रीमेंट कभी देखने को नहीं मिला। तब भी नहीं जब 1949 1949 में न्यू फाउंडलैंड ने कैनेडियन फेडरेशन को ज्वाइन किया था, तभी भी कनाडा की पॉपुलेशन में एट ए टाइम सिर्फ 600,000 पीपल का ही इंक्रीमेंट देखने को मिला था, जो कि कनाडा के 2022 और 2023 के पॉपुलेशन ग्रोथ से बहुत कम है। ये चार्ट पे आप जो कनाडा की पॉपुलेशन में जो इंक्रीमेंट देखने को मिला है वो पूरा आप फॉलो कर सकते हैं।
कनाडा की पॉपुलेशन ग्रोथ का अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो कनाडा की पॉपुलेशन 2023 में 3.2% के हिसाब से ग्रो हुई, जो कि 5 टाइम्स हायर है ओईसीडी के एवरेज से। ओईसीडी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, जो कि 38 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटर कंट्री ट्रेड को मैनेज करती है। अब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कनाडा के हर एक प्रोविंस ने ओईसीडी की एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ से एटलीस्ट ट्वाइस पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाया है, जिसमें न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर ने 1.3% पॉपुलेशन इंक्रीज, जो कि मिनिमम है कनाडा में, और अल्बर्टा ने मैक्सिमम 4.3% का पॉपुलेशन ग्रोथ शो किया है। कनाडा की करंट पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर कनाडा की इकोनॉमिक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के कंपेयर में देखा जाए तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। सिंपल शब्दों में कनाडा की जो वर्कफोर्स है वो ओईसीडी के मेंबर कंट्रीज की जो वर्कफोर्स है उससे बहुत ज्यादा जल्दी रिटायर हो रही है, ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर कनाडा की पॉपुलेशन में जो ओईसीडी की जो एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ है उससे जो 5 टाइम्स ग्रोथ देखने को मिला है वो मार्केट में कैसे अकोमोडेट होगा। यानी कि इतने ज्यादा जल्दी लोग रिटायर नहीं हो रहे, पर पॉपुलेशन में इतना ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जो लोग नए आ रहे उनको मार्केट में जॉब कैसे मिलेगी। इस क्वेश्चन को अगर करंट कैनेडियन जॉब मार्केट सिचुएशन के संदर्भ में देखा जाए तो इट क्लियरली मेक्स सेंस। अभी कनाडा में जॉब मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है और जॉब मिलना काफी मुश्किल है। आपने अपने आसपास लोगों को, अपने रिलेटिव्स को 2, 3, 5, 6 महीने और कहीं ना कहीं 1 साल से भी जॉब फाइंड करने के लिए स्ट्रगल करते हुए देखे होंगे। नॉट ओनली दैट, ये सिचुएशन आपको हाउसिंग मार्केट में भी बहुत ज्यादा एविडेंट है। आपने देखा होगा कि कैसे हाउसिंग मार्केट में रेंटल अपार्टमेंट्स को लेने के लिए बहुत ज्यादा लाइनें लगती है। उसके साथ साथ एक सिंगल हाउस को बाय करने के लिए हमने बिडिंग वार भी देखा है। अगर इसको डेटा के हिसाब से देखें तो कनाडा में एवरी 4.2 पीपल जो कि वर्किंग पॉपुलेशन में एंटर कर रहे हैं उसके हिसाब से एक हाउस बिल्ड हो रहा है, जो कि कैनेडियन एवरेज के हिसाब से काफी कम है। हिस्ट्रिकली कनाडा में हर 1.8% जो कि कैनेडियन जॉब मार्केट में एंटर होता है उसके हिसाब से एक हाउस बनता आया है, पर अभी की एवरेज है 4.2% एंटरिंग जॉब मार्केट वर्सेस 1 हाउस बीइंग बिल्ट। अब इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जो कि हाउसिंग सप्लाई को इंक्रीज करे, पर अभी की जो सिचुएशन है, अभी की जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए कनाडा को अपनी हाउस बिल्डिंग कैपेसिटी को एटलीस्ट डबल करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली अराउंड 700,000 हाउसेस पर ईयर पे लाना होगा, तभी ये गोल को अचीव कर पाएंगे। अभी जो ये डिमांड एंड सप्लाई में इतना डिफरेंस दिख रहा है उसकी वजह से शेल्टर कॉस्ट है वो काफी हाई है, और वो जो शेल्टर कॉस्ट है वो अभी के इन्फ्लेशन के डेटा में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। इसी वजह से अभी का जो कैनेडियन इन्फ्लेशन का डेटा है वो हर बार 3% के ऊपर ही आता है। कुछ भी करे, पर अभी जो कनाडा में पॉलिसी मेकर है उसको हाउसिंग मार्केट के बियॉन्ड भी जाना पड़ेगा। ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन ग्रोथ डेफिनेटली सर्टेन पॉइंट तक कैनेडियन इकोनॉमी के लिए ग्रोथ फैक्टर की तरह काम कर सकता है, पर बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट अगर अनसस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाता है तो ये जीडीपी ग्रोथ के लिए हर्डल होगा। ये बात इस फैक्ट से प्रूव होती है कि कनाडा में पिछले 6 सालों में पर कैपिटा जीडीपी स्टैंड स्टिल रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट रहा है, उसमें कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है। इससे ज्यादा इंक्रीमेंट तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे पर कैपिटा जीडीपी में देखने को मिला है। कई लोग ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि जो कनाडा की स्टैग्नेंट पर कैपिटा जीडीपी है उसके पीछे पुअर प्रोडक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल है। पर यह भी सोचने वाली बात है कि कनाडा की जो प्रोडक्टिविटी है वो हिस्टोरिकली इतनी लो क्यों है, इतनी खराब क्यों है। तो ऐसा तो नहीं, जो कनाडा के डेमोग्राफिक एम्बिशंस है और कनाडा के जो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ टारगेट है वो कनाडा की प्रोडक्टिविटी पे बहुत बुरा असर कर रहे हैं।
और ये एक हाईली लाइकली सिनारियो है, क्योंकि जिस रेट से कनाडा में पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिल रहा है, उस रेट से जो नई पॉपुलेशन है उसको ट्रेन करके जॉब मार्केट के अकॉर्डिंगली जॉब मार्केट में इंट्रोड्यूस करना एक काफी इम्पॉसिबल सिनारियो है। नेशनल बैंक ऑफ कनाडा के कैलकुलेशन के हिसाब से कनाडा का कैपिटल स्टॉक पर कैपिटा 1.5% के आसपास गिर चुका है 2023 में। कैपिटल स्टॉक का मतलब है सम टोटल ऑफ फिक्स्ड एंड प्राइवेट एसेट्स अवेलेबल इन कंट्री। इसका मतलब यह है कि कनाडा की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इतनी फास्ट पेस पे हो रही है कि कनाडा के पास इनफ सेविंग नहीं है कैपिटल लेबर रेशियो को मेंटेन करने के लिए और उसके साथ साथ जीडीपी को इंक्रीज जीडीपी पर कैपिटा को इंक्रीज करने के लिए। इसमें आइदर और सिनारियो है, या तो कनाडा अपने सेविंग्स का इस्तेमाल कैपिटल लेबर रेशियो को मेंटेन करने के लिए कर सकता है, या फिर वो उसी कैपिटल का इस्तेमाल जीडीपी पर कैपिटा को इंक्रीज करने के लिए कर सकता है। पर वो दोनों करने के लिए इनफ सेविंग कनाडा के पास अभी के लिए नहीं है। सिंपली अगर इसको समझा जाए तो कनाडा एक अपनी ही पॉपुलेशन ट्रैप में फंस चुका है। ये मॉडर्न हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात तो यह है कि ये जो डिक्लाइन है वो सिंपली लैक ऑफ हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नहीं है। इनफैक्ट प्राइवेट नॉन रेसिडेंशियल कैपिटल स्टॉक टू पॉपुलेशन रेशियो का जो डिक्लाइन है वो पिछले 7 सालों से हो रहा है। हिस्टोरिकली ये पॉपुलेशन ट्रैप का सिनारियो जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है वहां पे देखने को मिलता है। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, वहां पे ये पॉपुलेशन ट्रैप का सिनारियो कॉमन है। पर कनाडा अभी के लिए जो पॉपुलेशन ट्रैप में फंसा है उसके मेन रीजंस कुछ इस हिसाब से है। पहला, कनाडा के पास इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा, कनाडा के पास इनफ कैपिटल स्टॉक नहीं है, यानी कि कनाडा के पास इतना सेविंग नहीं है जो कि करंट पॉपुलेशन ग्रोथ को सपोर्ट कर सके और उसके साथ साथ एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन के लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव कर सके। ये दोनों चीजों करने के लिए कनाडा के पास इनफ सेविंग नहीं है। तो जो कनाडा के अभी के लॉ मेकर्स या तो पॉलिसी मेकर्स है उसको ये समझना होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ का जो टारगेट है उसको हाउसिंग मार्केट से बियॉन्ड भी देखना पड़ेगा। उसको अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ साथ जो अवेलेबल सेविंग्स है उसके हिसाब से देखना चाहिए। अगर कनाडा को अपना प्रोडक्टिविटी रिकॉर्ड इंप्रूव करना है और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना है तो कनाडा का पॉपुलेशन ग्रोथ शुड नॉट एक्सीड 300 to 500,000 पर ईयर। अगर कनाडा का पॉपुलेशन ग्रोथ इसके बियॉन्ड जाता है तो कनाडा विल नॉट बी एबल टू एस्केप पॉपुलेशन ट्रैप। Thank you for watching Canada Affairs. If you like our efforts, please do not forget to like. Also share the video with your friends and family members who take interest in Canada's socio-economic situation. Do not forget to subscribe Canada Affairs for similar high value content. Thank you.